Audio Jungle. Audio Jungle. Audio अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोविड-19 पैंडेमिक अलर्ट्स में मैं हूं आपकी मेज़बान नाजा नियाज़ी। जैसे कि आप सबको पता है कि रोज़ बरोज़ कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता जा रहा है और अब तो लॉकडाउन में भी नरमी कर दी गई है। तो ऐसे में मज़ीद हालात कशीदा होने के कितने चांसेस हैं और उससे कैसे बचा जाए, इन सबको बताने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा सर, आपको पता है डॉक्टर साहब के रोज़ बरोज़ कोरोना के केसेस में इज़ाफ़ा हो रहा है और इस वक़्त सिर्फ़ कराची नहीं, सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं, बल्कि दुनिया भर में जो बात हो रही है वो सिर्फ़ कोरोना की है, क्योंकि लोग उससे परेशान भी हैं, उससे लड़ भी रहे हैं और कुछ ममालिक हैं जो उससे लड़ चुके हैं। लेकिन हम इस वक़्त उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जो अभी भी इस कोरोना के केसेस में मज़ीद उसमें इज़ाफ़ा होता जा रहा है और हम लड़ रहे हैं। अभी भी आधे लोग इसको नहीं जानते कि इससे किस तरह बचा जाए, या शायद लोग इसको नरमी से ले रहे हैं, इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आखिर कोरोना वायरस के फैलने की बुनियादी वजह क्या है? देखें, ये जो कोरोना वायरस जो अभी फैल रहा है, इसको सार्स कोवी 2 भी कहते हैं। ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा दुनिया में फैला है। ये कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है और कोरोना फैमिली का जो सबसे पहले ये ज़्यादा मशहूर हुआ, ये 2003 में फैला, जब ये सार्स के नाम से फैला था, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, और ये सिंगापुर, चाइना और इस साइड पे फैला था। उसके बाद ये दोबारा इसकी जो मशहूरी आई, शोहरत आई, वो आई 2013 में, ये सऊदी अरेबिया में फैला और सऊदी अरेबिया अमीरात के अंदर फैला। और ये जो है तकरीबन वो बड़ा ज़्यादा ख़तरनाक था। उस वक्त इसका नाम रखा गया था मर्स, मिडल ईस्टर्न रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, और इसमें तकरीबन जितने लोगों को इन्फेक्शन हुई थी उसमें से 30% लोगों का इंतकाल हुआ था, जाँ बहक हुए थे। उसके बाद ये तीसरी दफ़ा जो अब मशहूर हुआ है वो ये अभी इस दफ़ा हुआ है, इसको सार्स कोवी 2 भी कहते हैं, और इससे जो बीमारी होती है वो कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिजीज़ 19, क्योंकि 2019 में ये आई थी। ये बेसिकली कोरोना की जो इन्फेक्शन है, ये ज़ूनोटिक इन्फेक्शंस कहलाती हैं, ये जानवरों से इंसानों को लगी हैं। तो पहले ये कहते थे ये बैट से लगी है 2003 में, मर्स में ये ऊँटों से लगी थी। तो ये यूजुअली ये बीमारी जानवरों की थी जो इंसानों में आई, और अब ये इंसानों से इंसानों के दरमियान जो है ना, लोकल ट्रांसमिशन के थ्रू फैल रही है। तो ये इसका बेसिकली थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैंने कहा आपसे गुज़ारिश करता चलूँ। अब ये जो इन्फेक्शन है, ये ज़ाहिर है अब लग तो गई है इंसानों को, और ये दुनिया में पैंडेमिक भी हो गया, डब्ल्यूएचओ ने इसको कर भी दिया। और अब ये सिचुएशन आ रही है कि पाकिस्तान में असल में जो चैलेंजेस हमारे आ रहे हैं ना, वो ये चैलेंज आ रहा है कि देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जो भी बीमारी आती है ना, उसकी प्रोग्रेशन कैसे होती है। वो बीमारी आती है और वो फिर अपनी पीक की तरफ मूव करती है, फिर उसके बाद वो नीचे आती है, और कभी-कभार वो प्लेटू में चली जाती है, और या फिर वो सेकंड टाइम पीक की तरफ जाती है दूसरी दफ़ा। क्योंकि हमारे यहाँ चैलेंज जो नंबर 1 चैलेंज है वो ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टेस्ट्स हैं, जो पीसीआर से जो डायग्नोसिस होती है इसकी, वो बहुत कम है। वो आटे में नमक के बराबर है। तो इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी कि ये अभी पीक के कौन-सी लेवल पे बीमारी पहुँची है, कि उस पे सही फैसले हो सकें। असल में इसका जो टेस्ट है पीसीआर का, ये नाक के थ्रू स्वैब लेते हैं पीछे की तरफ ले जाके, और एक टेस्ट होता है मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी का पीसीआर टेस्ट, जिसके थ्रू ये टेक्नोलॉजी बहुत कम लैब्स के पास है। हमारे पास क्योंकि डॉक्टर ईसा लैब में ये शुरू से थी, हम भी ये टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है बहुत कम लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी थी पाकिस्तान में। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छे काविश के ज़रिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ भी जो है ये पहुँचा तो दी हैं मशीनें इसकी और किट्स भी, लेकिन इनको ऑपरेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं, जो जेनेटिक माइक्रो मॉलिक्यूलर पैथोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं, वो है नहीं। तो इस वजह से वो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं हो पा रही। और तो इसलिए अब आप देखें ना, पाकिस्तान में टेस्ट 2-3 लाख हुए होंगे, चले बहुत भी कर लें हम। और जो कराची की पॉपुलेशन ही 2-3 करोड़ की है, ये तो सिर्फ कराची के लिए भी जो है ना बहुत कम है, लेट अलोन लाहौर और दूसरी मेजर सिटीज के हिसाब से। तो पहली तो चीज ये है। तो नंबर ऑफ जो टेस्ट जो आप कह रही है ना, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं,
उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि डायग्नोसिस क्योंकि अब ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, ज़्यादा लैब्स इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है, तो पहले जिन लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे थे, वो भी होना शुरू हो गए हैं। तो पहले जो थे पॉज़िटिव लेकिन हमें पता नहीं था, वो भी पता चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये ज़ाहिर है फैल भी रही है, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और इतनी चीज़ें तो कर नहीं रहे ना, और अभी लॉकडाउन भी खुल रहा है, तो ज़ाहिर है लोग करीब भी जाएँगे, उनको इन्फेक्शन भी लगेगी। सो ये थोड़ा-सा चैलेंज है इसके बढ़ने का भी। और ज़ाहिर है हमारे मुल्क की जो स्टैटिस्टिक्स हैं और इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स जो है ना, वो हमेशा फ़र्क होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो डिफरेंट है, दूसरे ममालिक की डिफरेंट है। हम लोग कोई वैक्सीनेशंस डिफरेंट लगाते हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें आ रही हैं, और अल्लाह का शुक्र है ये देखा गया है कि इसमें अब शरह अमवात जो है ना, वो फिर भी बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। है जी। अब आप और चीज़ पूछना चाहें तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बिल्कुल। सर अच्छा मुझे ये बताएँ सर कि आपने कहा कि पहले जो है वो कैमल से फैली थी यानी ऊँटों से फैली थी 2000 आपने बताया 2013 में। तो अब मुझे बताएँ कि इस बार आपने कहा कि बैट से फैली तो क्या जो लोगों के घर में पेट एनिमल्स हैं, क्या उनको उनको उससे दूरी रखनी चाहिए? क्या इस वक़्त जो उनके पास जो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या उनके पास रहते हैं, ऑब्वियसली जो पेट एनिमल्स अपने पास रखते हैं, तो क्या उनको अपने जानवरों को अपने आप से दूर कर देना चाहिए क्या या उनसे दूरी रखनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी चीज़ आपने की है। तो पहली बात तो मैं आपको ये गुज़ारिश करता चलूँ कि ये जो है जानवरों में भी लग गई है। ये यहाँ सबसे पहले न्यूयॉर्क में एक टाइगर था उनके ज़ू में, उसमें ये कन्फर्म पॉज़िटिव आया और उनको ये फ़ील हुआ कि ये इंसानों के ज़रिए लगेगा। जब उनके उसके चेक करवाए तो वो उसमें भी पॉज़िटिव आया। तो ये बिल्लियों में ज़्यादा चांसेज़ हैं लगने के। तो जिस तरह से हम इंसान अपनी एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं कि जानवरों के उसी बाहर नहीं हम जा रहे, उसी तरह से जानवरों का भी ख़्याल रखना ज़रूरी है कि वो बाहर ना जाएँ, एक्सपोज़ ना हों। तो ये ज़ाहिर करना ज़रूरी है। जो फ़ॉर्च्यूनेटली जो बहुत अच्छी बात है ना, वो ये है कि ये मच्छर के काटने से नहीं लग रही। फ़िलहाल अभी ऐसी कोई स्टडी नहीं आई वरना है, बहुत मुश्किल हो जाता। वरना तो जी मलेरिया भी हमारे पास है और फिर डेंगू भी आ गया, चिकनगुनिया भी आ गया एंड तो वो मच्छर से तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, तो अल्लाह का शुक्र है कि फ़िलहाल ये नहीं है। असल में मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ ये बीमारी किस तरह से लगती है। ये बेसिकली जो है ये इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका इसका ये होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो जाती है ना, वो जाती है हमारे मुँह के ज़रिए, नाक के ज़रिए या आँखों के ज़रिए और ये 3 जगहों के ये थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है। फिलहाल ये स्किन के ज़रिए और दूसरी जगहों के ज़रिए अभी ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई कि जिससे पता चले। ये मुँह और नाक और आँखों के अंदर कैसे जाती है? ये जाती है कि हमारे हाथों के ज़रिए और हमारे हाथ जो हैं वो गंदे होते हैं। मैं आपको बात बताऊँ कि एक स्टडी हुई जिसमें 500 लोगों के हाथ चेक किए गए, अफ़राद के चेक किए गए मेल एंड फीमेल्स और जो टॉयलेट होता है ना उसकी दीवारों को चेक किया गया तो पता चला कि हाथ में ज़्यादा जरासीम थे। सो इतने ओह माय जरासीम होते गॉड! हैं जी, और मेन जो हैं वो तो लोगों से मिल रहे होते हैं और हाथ भी मिला रहे होते हैं और सुबह से रात तक फिर चाय पी ली, बिस्किट खा लिया एंड ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज़ करती हैं और फिर अब कहा जाता है कि हम 2-3 मिनट के अंदर 5-6 दफ़ा अपने फेस को हाथ भी लगाते हैं या आँखों को रब कर लेते हैं। सो ये चीज़ें जो है ना इसके थ्रू फैलती हैं। दूसरा ये होता है कि जो जिस पेशेंट को ये इन्फेक्शन है वो जब खाँसता है या खाँसती है या छींकती है, तो तकरीबन पहले कहते थे 3 फीट तक जाता है, फिर कहते थे 6 फीट तक जाता है, वैसे तो ये कहते हैं 12 फीट तक जाता है, लेकिन ये 3 से 4 घंटे हवा में मुंसलिक रहते हैं ये वायरसेस। हमारे थूक के पार्टिकल्स जो निकलते हैं, कतरों के ऊपर ये टैक्सी की तरह जाते हैं और उसके ऊपर ये मुंजमद रहते हैं हवा में और फिर ग्रेजुअली ये नीचे 3-4 घंटे के अंदर। तो ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोरोना इन्फेक्शन है, वो छींकता है या खाँसता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है, कमरा खाली है और कोई और शख़्स अंदर आएगा और वो साँस लेगा, तो उसके अंदर भी ये जरासीम साँस लेने की वजह से वो अंदर जा सकता है। तो और दूसरा मैंने आपसे जैसे गुज़ारिश करी कि हाथ हाथ की वजह से। अ, वैसे ये जो है ना जो फुज़ला स्टूल जो पास करता है इंसान उसके अंदर भी ये देखा गया है कि ये वेस्ट में भी जो है ये आ रहा है ये जरासीम और उसकी इन्फेक्शन अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा नया जरासीम है तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हो रही हैं। एक और बात है कि ये वायरस जो है ये बहुत म्यूटेट भी हो रहा है, चेंज कर रहा है अपनी टाइप्स को। जो पाकिस्तान में ये वायरस आए ये तकरीबन जो शुरू हुआ था उससे 9 दफ़ा म्यूटेट हो चुका है, 9 टाइम्स इसकी म्यूटेशंस हो चुकी हैं। तो किसी कंट्री में अलग तरह म्यूटेशंस हो चुकी हैं। ये वायरस असल में आरएनए वायरस है। ये होता क्या है कि ये जो मैंने आपको ये बताया कि कैसे ये अंदर आता है इंसान के,
लेकिन ये जो आरएनए वायरस है, ये बेसिकली आरएनए वायरस है, उसके ऊपर एक झिल्ली सी चढ़ी होती है चिकनाई की। जैसे ही उसमें अल्कोहल लगता है या साबुन लगता है, वो डैमेज हो जाती है और वो टूट जाता है और जारासीम मर जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वायरस है ना, ये बिल्कुल इनर्ट होता है, यानी कि जब जैसे हमारी टेबल पे अगर रखा हुआ है, जैसे फ़ोन रखा हुआ हो ना, ये उसी तरह से होता है। ना ये खुद उछल के कहीं जा सकता है, ना ये भाग सकता है, ना ये खुद नाक के अंदर घुस सकता है। ये वहीं पे पड़ा रहता है, और जब इसको हम हाथ के ज़रिए किसी भी तरह से बॉडी के अंदर डालते हैं, तो ये हमारे सेल्स जो होते हैं, उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे चाबी कुंजी की तरह जुड़ के ये हमारे सेल के अंदर आ जाता है। और इसके पास वो मशीनरी भी नहीं है कि अपने बच्चे पैदा कर सके। ये फिर हमारे इंसान की अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करता है उस सेल की, और उसके बाद अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है और उसी सेल को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है और खून में आता है और पूरी बॉडी में रगों के जरिए फैल जाता है। तो ये इतना इनर्ट है। इसको अंदर प्रिवेंशन ही सबसे पहले जो है ना, इसकी प्रिवेंशन जो है ना, प्रिवेंशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि अंदर ना जाया जाए, इलाज से बेहतर है। अच्छा, उसके आई बाद थिंक मतलब ये कैसा वायरस है कि जब तक ये बाहर है या कहीं है तो वो आपको नुकसान दे नहीं है, लेकिन एट वंस ये आपके अंदर एंटर हो गया तो फिर वो एक जानलेवा साबित होगा। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आरएनए वायरस है जो कि अल्कोहल के टच होने से भी उसकी झिल्ली टूट जाती है, जिसकी वजह से हर जगह ये कहा गया कि कैसा वायरस है कि 20 सेकंड तक हाथ धो तो वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर जैसे कोई इन्फेक्ट हो रहा है तो वो जानलेवा साबित हो रहा है। तो फाइनली ये हमारे नाज़रीन को इससे पता चला कि क्यों 20 सेकंड तक हाथ धोना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक आरएनए वायरस है जिसपे एक झिल्ली चढ़ी है और वो एक अल्कोहल के टच होने से वो चीज़ खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से वो वायरस मर सकता है और आपके अंदर दाखिल नहीं होगा। अल्कोहल या साबुन भी जैसे ही उसमें लगेगा तो साबुन से भी जो है ना, वो फौरन डैमेज हो जाता है। एक और चीज़ है कि 20 सेकंड हम क्यों कहते हैं हाथ धोने से, कि 20 सेकंड में होता ये है कि वो जो असर है ना अल्कोहल का या साबुन का, वो 20 सेकंड के अंदर जो है वो असर कर पाता है। थोड़ा टाइम देना होता है ना हमें। हाथ धोने का भी मैं सही तरीका बता दूं कि हाथ में ये कि आपने सैनिटाइजर लगाया और या आपने साबुन लगाया और आपने हाथ में रख के उसको रब करना है। और आप जब इसको रब करते हैं तो रब करना है, इसको सिखाना नहीं है, इसको रब करना है। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमारी शादी की लाइन जो है वो मिट जाएगी या लक की लाइन मिट जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो इसको आपने रब करना है। रब करने के बाद आपने फिर फिंगर्स को खोलना है और फिंगर्स को खोल के फिंगर्स के अंदर से साफ करना है। यहाँ पे जरासीम जो है ना वो रह जाते हैं। तभी हमारे यहाँ जो है ना 1 महीने से छोटे बच्चों की जो डेथ होती है ना, वो डायरिया की वजह से बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमने जब उंगलियों के अंदर साफ कर लिया, तो थंब नहीं, अभी हमने टच नहीं किया था, तो फिर थंब के अंदर हमने साफ किया, थंब को साफ किया। उसके बाद नाखूनों को, टिप्स को, फिर हाथ के पीछे वाले हिस्से को, और फिर घुमा के फिर रिस्ट तक साफ कर लिया हमने। तो बेसिकली अगर हम ये सारे स्टेप्स करते हैं ना, तो फिर हमारा हाथ और इसमें तकरीबन 20 सेकंड से ज़्यादा लग जाते हैं कि उसका असर भी हो जाए। तो ये जो स्टेप्स हैं, ये भी करना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक बहुत ही छोटी छोटी सी एक एहतियात है जिसको करने से बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि 20 सेकंड तक हाथ धोना मुझे ये लगता है कि एक बहुत ही कोई टाइम टेकिंग है, या तो कोई नहीं कि किसी के घर में पानी की कमी है या साबुन नहीं है, एक बिल्कुल एक इनिशियल स्टेप है जो आपको एक बहुत बड़ी चीज से बचा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही स्पेशल, मैं कहूँगी कि एक बहुत ही स्पेशल चीज़ थी जो आपने हमें बताई, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है वो इस बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी, वो आपने काफ़ी हद तक दूर की। दूसरी चीज़ ये मुझे बताएंगे कि हज़ारों लोग इस वक्त मुतासर हो चुके हैं कोरोना वायरस से। अगर हम पाकिस्तान की बात करें बिलखुसूस, तो पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग इस वक्त मुतासर हुए हैं और हज़ारों की तादाद में मुतासर हुए हैं। तो ऐसे में इस वक्त लॉकडाउन में नरमी करना हुकूमत की जानिब से क्या एक सही इकदाम था? देखिए, अभी हो ये रहा है कि हमारे यहाँ ना बेसिकली, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट नहीं है, तो पॉलिटिक्स भी हो रही है थोड़ी सी। कुछ लोग सही फैसले कर रहे हैं और कुछ लोग मे बी सही फैसले ना कर रहे हों। मैं ये नहीं कहूँगा कौन सही फैसला कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम ना पॉलिटिक्स में है ना हमें उसकी समझ है। लेकिन सिलसिला ये है कि ये ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि सेंट्रली होनी चाहिए और सबकी मुशावरत से होनी चाहिए, और मुशावरत सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, जो एंटेमोलॉजिस्ट हैं, इंसेक्ट स्टडीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस और जो इकोनॉमिस्ट, ये सब के साथ बैठ के, कंबाइंड बैठ के जो है ना, वो एक फ़ैसला करना चाहिए कि क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारी तरफ कहते हैं ना कि एक तरफ आग है और एक तरफ फ्राइंग पैन है और एक तरफ आग है, दोनों गर्म है।
सो हमें बहुत मिल के और कलेक्टिव विजडम से फैसला करना चाहिए, और आई थिंक इस वक्त मुल्क को की ज़रूरत भी है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं, हम बहुत अरसे से ये कह रहे थे कि ये जो चैलेंज है जरासीम का, ये आएंगे और भी आएंगे। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी बताता चलूँ, क्योंकि देखें जो कन्वेंशनल वॉर्स होती है ना, न्यूक्लियर वेपन की या बॉम्ब्स की, उसमें आवाज़ आती है, सबको पता होता है कि व्हाट्स हैपनिंग। ये जरासीम आज आप देखें ना कि किसी को नज़र आया अभी तक, किसी को ने देखा नहीं है सिवाय साइंटिस्ट के, और पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया है। और ये जरासीम की असर जो है पोस्ट कोरोना जो है ना, ये भी बहुत होंगे। कोरोना के बाद के जो असरात हैं, इसमें देखें इकनॉमी जो है वो कंट्रीज़ की गिर गई है, बिजनेसेस स्लम्प हो गए, कोई नए बिजनेसेस अब बेशक। जन्म, और उसके साथ बहुत सारी जंगें भी रुक गई होंगी मेरे ख्याल से। ऑयल प्राइसेस डिप कर गई हैं, वो कंट्रीज जो ऑयल बनाती थी वो लॉस में चली गई हैं। सो बनी बहुत सारे इसके इंटरनेशनल भी इसके सिनेरियोज हैं, और मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ये जर्म वॉरफेयर और बायो टेररिज्म का भी खदशा पूरी दुनिया में रहा है, और हम लोग उसमें से चाहते हैं कि बचाव कैसे किया जाए। देखिए हम डॉक्टर्स हैं, हम तो चाहते हैं कि एक शख्स की जान बच जाए, और जब तक कि हम इनके ऊपर अटेंशन नहीं देंगे और गवर्नमेंट अटेंशन नहीं देंगी, ये जो जर्म वॉरफेयर और बायो टेररिज्म है और केमिकल वॉरफेयर वगैरह जो है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं, ये नज़र भी नहीं आती हैं और ये पास में यूज़ हो चुकी हैं। हमें ऐसे इकदाम करने चाहिए जिसमें इसका बचाव किया जा सके, बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं। जो जरासीम है या केमिकल्स हैं, ये सिर्फ इंसानों को नहीं, ये हमारी जानवरों को, हमारी जो प्लांट्स हैं, जो फसलें हैं, सबको तबाह कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि 60-70% एग्रीकल्चर स्टेट है पाकिस्तान, तो उस पर बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। अभी भी लोकस्ट का स्टॉर्म आया हुआ है, ये कीड़े पूरे तबाह फसलों को तबाह करते हुए पंजाब की तरफ रुख कर गए। तो ये चीज़ों के ऊपर भी मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब भी कोई परेशानी आती है ना, वो कहते हैं ना कि हर क्लाउड के साथ एक सिल्वर लाइनिंग होती है, एक गोल्डन लाइनिंग होती है। हमें इससे सब इस चीज़ें सीखनी चाहिए, जो गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला ये मरहला भी पास हो जाएगा। पहले भी स्वाइन फ्लू आया था, दूसरी बीमारियां आई हैं, स्पेनिश फ्लू आया दो शुरू में 19 सेंचुरी में। ठीक है, उसमें उस वक्त तो मेडिकल इतनी ज़्यादा नहीं थी, एंटीबायोटिक्स भी नहीं थी और थेरेपीज और वेंटिलेटर्स नहीं थे। तो ये फेजेस आते हैं, ये निकल जाते हैं। देखिए ये जो बीमारी है ना, ये सबसे ज़्यादा किस पे असर करेगी? ये बीमारी में मैं आपको थोड़े से स्टैटिस्टिक्स बताता चलूँ। पहली बात है कि जो 30% लोग, जो इसमें 30 से 35% लोग होंगे जो कि जिनको ये जरासीम लगेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा, उनके अंदर कोई अलामात नहीं होंगी, और लेकिन वो दूसरों को ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी अलामात नहीं होंगी, वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। 50 से 60% लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर जो है वो थोड़ी बहुत अलामात होंगी, बुखार होगा, नज़ला हो जाएगा, जिस्म में दर्द होगा, थोड़ी सी कमज़ोरी हो जाएगी, और खांसी हो जाएगी, और वो 2 पैरासीटामोल लेंगे, जैसे होता है फ्लू हो जाता है लोगों को, वो लेंगे 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये तकरीबन पॉपुलेशन का 90% हो जाएगा। फिर 10% लोग ऐसे हैं जो थोड़े से ज़्यादा बीमार होंगे, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, और 4 से 5 2% 3% लोग होंगे जिनका इंतकाल होगा। जिनका ये इंतकाल होगा ना, ये वो कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जिनकी एज ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा उम्र जब हो जाती है तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। ये वो लोग होंगे जिनके अंदर डायबिटीज़, शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर है या लिवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है। हमारे साथ पता है, ये सब हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। हमारा ये प्रॉब्लम है कि जब तक ये बीमारी जो है ना, वो हमारी बिल्कुल हर काम को रोक नहीं देती और तकलीफ दर्द से बाहर नहीं हो जाती, चाहे दाँतों की क्यों ना हो, तो हमने डॉक्टर के पास नहीं जाना होता। देखिए चाहे इवन दांतों की इन्फेक्शन हो ना, ये भी सारी चीज़ें जो है ना, ये कुव्वत मुदाफ़ियत कम कर रही होती हैं, और ये लोग वो लोग हैं जो सीरियस हो सकते हैं, या स्मोकर्स हैं जिन्होंने 20-30 साल से स्मोकिंग की है, उनके लंग्स डैमेज होते हैं, तो उन पे ये ज़्यादा असर हो सकता है। ऐसे लोगों को, या जिनको दमे की बीमारी है, एज़मा है, ये वो लोग हैं जो ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, और इनको जो है ना यहाँ पे इनको इसकी केयर करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इससे अपने आप को प्रोटेक्टेड रहें। और जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं घर से, जब वो घर जाएँ, चाहे उनको इन्फेक्शन नहीं भी हो, उनको सोचना यही है कि हमें इन्फेक्शन है, और उन्हें वो सारे एहतियाती तदाबीर करने जो एक इन्फेक्टेड पेशेंट घर आता है तो वो करता है। इनको सबसे पहले आके अपना मास्क उतारना है, अपने कपड़े जो हैं वो साबुन के पानी में डालने हैं, उनको जूते उतारने हैं वहीं घर के शुरू में, और जाके पूरा शावर लेना है सर समेत, के फिर जाके घर वालों से मिलना है। ये जूतों की बात मैं थोड़ी-सी बताता चलूँ कि जूते उतारना इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि जब ये आप चीनी, जापानी, ओरिएंटल कंट्रीज़ में जाएँगे, इनके यहाँ एक कहावत है कि अगर आप जूते लेके घर के अंदर आ गए, तो इसका मतलब आप बाहर के बुरे जिन्नात को घर के अंदर ले आए हैं। और ये इसी वजह से, अगर आप वहाँ पे किसी 70 साल की
को के शख्स को देखेंगे, मर्द या औरत, तो वो हमारे 70 साल की पोता या पोती लग रहा होगा देखने में, इतने फिट होते हैं वो, क्योंकि उनके अंदर हेल्थी प्रैक्टिसेस हैं। और ये क्या होता है, हमारे जो जूतों का जो सोल है ना, हम बाहर जाते हैं, रोड पे चलते हैं, वहाँ पे टीबी का पेशेंट भी थूक रहा है, निमोनिया का पेशेंट भी थूक रहा है, कोरोना भी 3-4 घंटे के बाद नीचे सेटल हो गया, उसके में टेटेनस भी है, उसके अंदर हजार किस्म के, उसमें गाय बकरे इंसान का फुजला भी है, और हम वो घर में लेके भी पूरे घर में चलते हैं और पूरे घर में वो सारे जरासीम फैला देते हैं। फिर उसके बाद अगर फ़ोन हमारा नीचे गिर गया, हमने कान पे लगा लिया, वो हमारे मुंह पे टच हो रहा है, बच्चे की कोई चीज़ गिर गई वो मुंह में डाल ली, और ये सारे मसाइल होते हैं। तो जूते वैसे भी बाहर उतारने चाहिए, तो हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीखेंगे जो हमने आज तक नहीं सीखी हैं। तो आई थिंक कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह अच्छा ताला में निकालेगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर फरहान, जो आपने अभी बात कही चाइनीज की, ये तो मुझे याद पड़ता है कि हमारे बड़े बूढ़े भी जो थे वो यही कहा करते थे कि जूते जो है वो बाहर उतारने चाहिए, वो घर के अंदर नहीं लाने चाहिए। उसका रीजन आई गेस यही था कि आप बाहर की जो बलाइयात है या बाहर की जो आपकी जरासीम है वो बाहर तक ही रहे, आपके घर के अंदर एंटर ना हो। क्योंकि जाहिर है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम जूते अंदर लेके आते हैं तो बहुत दफा ऐसा होता है कि लोगों का घर फर्शी होता है, उसमें बच्चे क्रॉल भी कर रहे होते हैं, कुछ आपकी गिर जाती है, आप उसी तरह उठा के उसको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, तो जरासीम जाहिर है आपके अंदर जाने के बहुत चांसेस है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त करंट सिचुएशन अगर मैं कोरोना वायरस की कराची में पूछूं, क्योंकि जाहिर है डॉक्टर से बेहतर इस बात की कोई वजाहत नहीं कर सकता कि इस वक्त मेन इस वक्त जो है सिचुएशन कराची की कोरोना वायरस से रिलेटेड क्या चल रही है। और इस सिचुएशन में जाहिर है लॉकडाउन की भी अब नरमी कर दी गई है, क्योंकि मैं बार बार लॉकडाउन की नरमी का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ लोगों को रोकना बहुत मुश्किल है, जो कि हम इन कुछ रोज में देख चुके हैं कि लोगों का इसी तरीके से उमड़ आना दुकानों पे, बाजारों में, वो कह सकते हैं कि काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी की गई है ताकि लोग अपना कारोबार एक पेस पे चला सके, लेकिन यहाँ तो ईद की शॉपिंग हो रही है। तो अभी करंट सिचुएशन में जानना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार कोरोना खत्म हो गया, अब नहीं है। नहीं, एक हमारे यहाँ की एक स्ट्रैटेजी कह लें, हमारे यहाँ की एक थिंकिंग है कि अच्छा लॉकडाउन में नरमी हो गई है, इसका मतलब कि अब बस अब कोरोना खत्म हो गया है। तो लोगों को इस बात से कितना आगाह करेंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, करंटली क्या खत्म हो गया है, क्या नहीं हुआ है, क्या इस वक्त ये पीक पर है। देखें, अब सिचुएशन ये है कि केसेस तो बढ़ ही रहे हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिंध के अंदर 600 या 800 वेंटिलेटर्स हैं पूरे सिंध में, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिला के। चलें, अभी हो सकता है बढ़ गए हो, 1000 कर लें। 1000 वेंटिलेटर जो है ना वो बहुत कम है कराची जैसे शहर के लिए सिर्फ। तो अब क्योंकि और भी बीमारियां हैं, उसके भी लोग हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। आपको पता है कोरोना आने से पहले भी आप अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत होती थी तो उसको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा होता था। अब आपको मैं बताऊं कि इसमें मैंने जैसे आपसे कहा कि 2% लोग जो है ना वो सीरियस हो सकते हैं। सीरियस का मतलब ये कि उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपके पास 2 करोड़ की पॉपुलेशन भी लगा लें कराची की, वैसे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा होगी, लेकिन चले 2 करोड़ का भी आप लगा रहे हैं तो उसका 2% आपके ख्याल से कितना बनेगा? 1% बन गया 2 लाख, ठीक है ना? 2% टू 4 लाख परसेंट बन आता गया, है। ठीक है ना? तो 2% भी अगर बीमार हो गए और 4 लाख हो गए, तो 4 लाख क्या, हमारे पास तो 1000 वेंटिलेटर्स नहीं है। ये है चैलेंज हमारा। दूसरी चीज़ एक और भी मैं कहता चलूँ आपको कि हमें एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, शॉपिंग पे ज़रूर जाएँ, लेकिन पूरा ख़ानदान लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों चीज़ों को, क्योंकि देखिए ये बीमारी ख़त्म नहीं होगी वैसे, ये भी मैं बता दूँ। ये एंड नहीं होगा इसका। ये हमारे पास मलेरिया नहीं ख़त्म हुआ, टीबी ख़त्म नहीं हुआ, हेपेटाइटिस ख़त्म नहीं हुआ गया, फिर डेंगू भी मेहमान बन के आ गया, फिर चिकनगुनिया भी आ गया। तो हमारे पास तो कोई भी बीमारी आज तक ख़त्म तो हुई नहीं है। वो रहती है, लेकिन एक नीचे के लेवल पे रहती है, और हम एक एहतियाती नीचे के लेवल पर रहती है। कोरोना सही। भी जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रंट लाइनर्स हैं हमारे, वो इस वक्त अपनी जान कहते हैं हथेली पे रख के इस वक्त जो है मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अभी बहुत से हमने देखा कि बहुत से डॉक्टर्स उससे मुतासिर हुए और शहीद भी हुए। तो आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर्स की मेन क्या प्रॉब्लम्स डॉक्टर को फेस करनी पड़ी, और क्या हुकूमती इक़दाम उनके लिए बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री हैं या नहीं, देखिए पहली उनको बात एक, किट्स दी जा रही हैं? जी देखिए पहले तो ये था ना कि हमारे यहाँ तो डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का तो पाकिस्तान
पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जो पूरे कपड़े नहीं पहनते स्पेस सूट की तरह, फेस पे मास्क, गॉगल्स, ये तो आपने कभी खुद भी कभी नहीं देखा होगा किसी पाकिस्तानी डॉक्टर को पहने हुए ना। और हमारे यहाँ इन्फेक्शियस डिजीजेज वालों को कभी भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट को कभी तरजीह नहीं दी गई। हमारे यहाँ जो इन्फेक्शियस डिजीज या माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो इलाज करते थे, वो उसके बजाय जो जनरल फिजिशियंस हैं वही इलाज करते थे, तो उनको पता भी नहीं था इतना ज़्यादा। और जब ये बीमारी आई है तो हमारे डॉक्टरों को ये पहनना और इस ड्रेस को पहनने का तरीको कहते हैं डॉन करना, और उतारने को कहते हैं डॉफ करना। इसका भी एक प्रोटोकॉल है, ये नहीं कि जो दिल चाहे आपने पहले उतार दिया, जो शर्ट पहले उतार दी, गॉगल बाद में उतारे, इसका एक पूरा प्रोसेस है। तो वो लोगों को पता नहीं था और पहनने का तरीका नहीं था और इसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। सेकेंड फेज में क्या हुआ, जब अवेलेबिलिटी होनी शुरू हुई तो वो लो स्टैंडर्ड की चीज़ें आ गई, ज़ाहिर है नई नई आई थी, पता ही नहीं था कि उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है, और उस तरह से भी लोग बीमार हुए। तीसरी चीज़ है, ये आपको पता है इतना मुश्किल होता है पीपी पहनना कि इसमें 6 घंटे तक, मैं आपको बात बताऊं कि कराची में आइसोलेशन सेंटर चल रहा है, इसका नाम है फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची, जो कि एक्सपो पे चल रहा है, और थैंक्स टू आर्मी ये बना है, और हम सब वॉलंटियर्स उसके अंदर शामिल हैं। और हमारी बल्कि डॉक्टर ईसा लैब जो है वहाँ पे फ्री सर्विसेज भी दे रही है, खाना भी दे रहा है, बल्कि उसमें आलमगीर, सैलानी, जेडीसी खाना दे रहा है, रेड क्रेसेंट, स्काउट्स के भी वॉलंटियर्स हैं, उसके अंदर बेताशा वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हैं, बहुत सारे सैटरडे वेलफेयर ग्रुप है। तो ये आपको देखना चाहिए आके, जैसे आइसोलेशन सेंटर जो एक्सपो पे चल रहा है, तो उसके अंदर जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गया है वो, कि उधर डॉक्टर जो आके चेक देख भी लेते हैं, उसकी जो ब्रिगेडियर साहब ने वो भी देख लेते हैं कंट्रोल कैसे। बहुत सारी ऐसी स्टोर्स और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज को बंद कराया गया जो लो स्टैंडर्ड मास्क दे रही थी, क्योंकि देखने में सारे मास्क एक से लगते हैं, लेकिन वो जरासीमों को रोकने के लिए नहीं थे। तो बीमारी जो है ना वो बेसिकली हमारे यहाँ पास सब रहती है और हमें इसके साथ रहना है, बस ये मैं गुजारिश कर रहा था। तो हमें तेरे तौर तरीके जो है ना वो बेहतर करने हैं अपने, कि हम काम भी कर सकें और आगे भी बढ़ सकें, लेकिन ये बीमारी अभी पीक पे जा रही है, बहुत ज़रूरी है कि इस महीने खास तौर पे ख्याल किया जाए। सही। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जो लोग खुद को होम क्वारंटीन करना चाहते हैं या खुद को होम क्वारंटीन कर लेते हैं, वो कितना सेफ है? मतलब कौन से किस हद तक उनको होम क्वारंटीन करना चाहिए और उसके बाद उनको फौरी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? देखें, दो चीज़ें हैं, पहले तो क्वारंटीन और आइसोलेशन में डिफरेंस है। क्वारंटीन ये होता है कि अगर आप जो हैं वो अभी डायग्नोस नहीं हुआ आपके साथ, और आप जो हैं आपको शक है और टेस्ट गए हुए हैं आपके पास, और अभी आपने या बाहर से आप ट्रैवल करके आए, तो वो 14 दिन के लिए कहते हैं क्वारंटीन किया जाए। अगर कंफर्म हो गया है कि आप कोविड पॉजिटिव है, पेशेंट बन गए हैं और कोविड पॉजिटिव है, चाहे अलामात आ रही हों चाहे ना आ रही हों, तो फिर उसको आइसोलेशन कहा जाता है। तो आइसोलेशन का तरीकाकार ये है कि अगर कोई, जैसे मैंने आपसे कहा 30 से 35% को तो कोई साइन सिम्टम्स नहीं, उनको अपने कमरे में लॉक रहना पड़ेगा। अगर उनके पास जगह है, घर में 2-3 कमरे हैं और वो अपने आप को अलग रख सकते हैं, तो उनको अपने कमरा, उनका वॉशरूम भी अलग होना चाहिए, उनके बर्तन, उनकी तौलिया, हर चीज़ अलग होनी चाहिए। उनको अपने आप को बिल्कुल लॉकडाउन करना पड़ेगा, वो घर में निकल नहीं सकते, ना घूम सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि वो आइसोलेशन सेंटर, जैसे फील्ड आइसोलेशन सेंटर एक्सपोर्ट पे बना हुआ है, वहाँ चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे सारी इन्फेक्टेड लोग हैं, और वो ऐसे ही लोगों के लिए बना है जिनके घर में ज़ाहिर है, कुछ लोगों के घर में 2 या 3 कमरे हैं, 10-12 लोग रह रहे हैं, अलग से नहीं कर सकते क्वारंटीन, आइसोलेशन भी नहीं कर सकते। तो वो बेहतर है कि गवर्नमेंट के बनाए हुए जो सिस्टम है उसमें चले जाएं, कि ऐसा ना हो कि अपनी फैमिली को वो इन्फेक्ट कर दें। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आपसे कहा, ज़्यादातर लोगों के अंदर तो कोई अलामात ही नहीं होंगे, कुछ के अंदर नज़ला ज़ुकाम खांसी होगी, वो पैनाडोल से ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त हॉटलाइंस भी अवेलेबल है, रेड क्रेसेंट की भी एक नंबर्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स कंटिन्यूसली 24 घंटे 1000 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जिनसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सूखी खांसी हो रही है, बुखार बढ़ रहा है और हल्की सी भी सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो फौरन आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा अगर आप घर पे हैं। आइसोलेशन सेंटर में फ़ायदा ये है कि आइसोलेशन सेंटर में वो आपकी वहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं, ये खासतौर पे ये एक्सपो वाले में, जबकि ज़्यादातर वॉलंटियर डॉक्टर्स हैं, वो आपको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, टेस्ट भी हो रहे होते हैं, और जब वो देखते हैं कि आपकी कंडीशन, अगर पहले तो ऐसे वर्स होने ही नहीं देते ना, वहाँ पे डॉक्टर की थेरेपी भी मिल रही होती है। ज़रूर घर से तो आप दूर होते हैं, लेकिन खाना भी मिलता है, एसी भी है, सब कुछ है वहाँ पे, कपड़े, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सब कुछ मिलता है। और उसके बाद अगर वो समझते हैं कि अगर आपकी तबीयत ख़राब ज़्यादा हो रही है जो वहाँ पे नहीं मैनेज हो सकती, तो वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको हॉस्पिटल, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में खुद शिफ्ट करें, तो आपके ऊपर पे टेंशन कम होती है बेसिकली। सही। और आपके पास चांसेस भी होते हैं कि आप किसी दूसरे को चीज ट्रांसफर ना करें, क्योंकि जाहिर है घर में खुद को सेल्फ आइसोलेट करना, जब आप पॉजिटिव, आपको पता है कि आपका टेस्ट जो है पॉजिटिव है, तब तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अनटिल अनलेस जब आपने खुद को क्वारंटीन किया हुआ तब आपको ना पता हो, मे बी आपको ना हो, लेकिन फिर भी एक
सेफली खेलने के लिए कहते हैं ना कि अब वो वक्त है कि अपने से ज्यादा दूसरे का सोचें, क्योंकि आप अगर आप की जो है वो से आप इतने स्ट्रांग है कि आप उस बीमारी से लड़ सकते हैं, हो सकता है कि जिसको लगे वो इतना स्ट्रांग ना हो, वो ना लड़ जी सके। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बस चलते चलते आखिर में मुझे ये बताएं कि जिस तरह कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं हमारे पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि अब टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, ऑब्वियसली इसलिए केसेस भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस वक्त की सूरत हाल देखते हुए क्या कहेंगे, कब तक हमें इस कोरोना वायरस से छुटकारा मिल सकता है, मतलब कितना और ड्यूरेशन अभी अनफॉर्चुनेट, हमें रहना है? हाँ हमने बेसिकली ये हमारे पास रहेगा क्योंकि हमारी आपको पता है ना हाइजीन प्रैक्टिसेस, सफाई सुथराई मोहल्लों की, डस्टबिन कचरा, तो ये तो मतलब बीमारियां ख़त्म तो नहीं हो सकती बल्कि हमारी बॉडी आदी हो जाएगी। एक चीज़ है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी में ये होता है कि अगर 60% लोग, 60% लोग अराउंड अगर बीमारी उनको लगती है और वो उससे ठीक हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत बन जाती है, तो बाकी के 40% जो है ना वो फिर उससे बच जाते हैं एक तरह से। तो ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आता है और आई थिंक कि हम आहिस्ते-आहिस्ते जो है लोगों को इन्फेक्ट होंगे, उनमें अलामात भी नहीं होंगी, वो ठीक होते रहेंगे और ग्रेजुअली हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ मूव करेंगे और होपफुली गवर्नमेंट बहुत फास्ट एक्शन ले रही है, वेंटिलेटर्स भी मंगवा रही है, किट्स भी मंगवा रही है, तो होपफुली हम यानी इसको अभी की वजह से हमारा हेल्थ सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा। यानी अभी अभी हमें टाइम लगेगा इस वबा से छुटकारा पाने के लिए। 100% वाली तो हमें शायद नहीं मिल सके, लेकिन छुटकारा पाने के लिए भी अभी हमें थोड़ा वक्त चाहिए। अच्छा डॉक्टर जब साहब, तक ये आखिरी सवाल। अगर वैक्सीन आ गया तो फिर भी फ़ायदा हो जाएगा, अगर वैक्सीन आ जाता है इसका। तो वैक्सीन भी बचाव करता है। जैसे इतनी सारी बीमारियों के वैक्सीन हैं, मीजल मम्स रुबेला, तभी बच्चों को वैक्सीनेशन लगना बहुत ज़रूरी है। टीबी की भी बीमारी अब लोगों को इसलिए कम होती है कि उनको बचपन में टीबी की वैक्सीनेशन लग जाती है, तो वैक्सीनेशन भी आ जाएगी तो भी फिर एक तरह से बचाव हो जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त देने के लिए और हमें बहुत से हकाइक और तदबीर से आगाह करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे नाजरीन ने सुना और देखा भी कि किस तरह जो है आप खुद को इस बीमारी से बचा सकते हैं, और लॉकडाउन में नरमी ज़रूर कर दी गई है, लेकिन फिर भी घर में रहें, सेफ रहें, ईद की शॉपिंग ज़रूर करें, लेकिन पूरे खानदान के साथ निकल के ना करें, एक दो लोग निकलें, और ख़ास तौर पे सेल्फ डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। अगर जल्दी छुटकारा पाना है तो इन सारी जो तदाबीर है उन पे आपको अमल करना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। Audio Jungle.